शहर बानो 14 बरस की हुई तो बाप ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। यूं वो शेरे से मिलने से मजबूर हो गई। शेरा उसकी खाला का बेटा था। बचपन साथ खाते दौड़ते गुजरा। अब वो एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकते थे। तभी बहाने बहाने से शहर बानो घर से बाहर जाने लगी। उनके गांव से नहरी पानी दूर था, लिहाजा पानी का इन्हसार इस कुएं पर था जो काफ़ी पुराना था और शेरे के घर के करीब था। शहर बानो जब भी कुएं से पानी लेने जाती वो जानबूझकर इस तरफ चल देती जिधर शेरा खेतों में काम कर रहा होता था। एक दिन जिम्मेदार के मुंशी का गुजर इधर को हुआ। उसने दोनों को बातें करते देख लिया। मुंशी तभी अल्लाह बख्श के पास गया और इसने उसे कहा, लाला, गांव में सब तुम्हारी इज्जत करते हैं। मैं तुमको खबरदार करने आया हूँ। तेरी बेटी वसीम के लड़के शेरा से जिम्मेदार के खेतों में मिलती है। अगर जिम्मेदार बुलंद बख्त को पता चल गया तो तेरी पगड़ी के उछलने में देर ना लगेगी। अपनी लड़की को रोक लो कि इस तरफ ना आया करे। अब वो बड़ी हो गई है। अगर किसी ने बुलंद बख्त से शिकायत भी कर दी तो फिर मेरे पास मत आना। शहर बानो का बाप ये बातें सुनकर घबरा गया। कहने लगा, भाई, मैंने तो शहर बानो के बाहर जाने पर रोक लगाई है। अगर वो ना माने तो तुम ही कहो कि क्या करूं। बुरा ना मानो तो कहता हूं तुम्हारी बेटी शादी के लायक हो गई है। मेरा बेटा शहर से मैट्रिक करके आया है और इसकी सरकारी नौकरी जिम्मेदार लगा कर दे रहे हैं। मेरे रशीद का रिश्ता कबूल कर लो, तेरी बेटी सुखी रहेगी। मैं जिम्मेदार के ट्यूबवेल से तेरे 4 एकड़ के रकबे को मुफ्त पानी लगवा दिया करूँगा। ठीक है मेरे भाई, मुझे तुम्हारे बेटे का रिश्ता मंजूर है। तो कल मैं शाम को आऊँगा। तुम बरादरी के 2-4 आदमी बुलवा लेना। शादी की तारीख रख लेंगे। बुलंद बख्त के मुंशी से अल्लाह बख्श की बनती थी। दोनों में अरसे का याराना था। रिश्ता तय हो गया और शहर बानो चांद की 9वीं तारीख को दुल्हन बनकर मुंशी फैज़ के घर रुखसत कर दी गई। गांव की लड़कियां मजबूर होती हैं। वो अपनी किस्मत के फैसले करने की मजाज नहीं होती। इनकार कर दें तो उनकी सुनी नहीं जाती और जो बागी हों घर से भाग जाएं तो कत्ल कर दी जाती हैं। रोती हुई शहर बानो भी नाचार ब्याह कर रशीद के साथ शहर आ गई। 2 दिन पहले खुशबख्ती और जिम्मेदार की सिफारिश से महकमे नहार में इसकी नौकरी के ऑर्डर आ गए तो सभी ने कहा कि दुल्हन बड़ी भाग्यवान है। इसके कदम बरकत वाले हैं कि दुल्हा नायब कासिद हो गया है। लोग तो शहर बानो को खुशकिस्मत कह रहे थे, लेकिन वो खुशकिस्मत थी कि बदकिस्मत ये तो इसका दिल जानता था जिस पर क़यामत गुजर गई थी। वो गांव की खुली फिजा की आदी थी। शहर के तंगो तारीक क्वार्टर में दम घुटने लगा। उम्र भी कम थी कि हालात से समझौता करने की सलाहियत होती। इस पर रशीद बददिमाग नौजवान था, शक्ल सूरत से भी गया गुजरा था। तभी शहर बानो का दिल अपने दुल्हा से बुरा रहने लगा। जब वो खाने में 100 ऐब निकालता, बात बात पर इसको बुरा भला कहता तो शेरे की याद शहर बानो को बुरी तरह सताने लगती। वो उसका बचपन का साथी था, उसको भुलाना आसान ना था। सुबह सवेरे नाश्ता करके रशीद दफ्तर चला जाता और सास पड़ोस में निकल जाती। तब शहर बानो अकेली रह जाती। यहाँ उसकी कोई हमजोली थी और ना कोई दुख बांटने वाला था कि जिसको वो अपने दिल का हाल कहती। इसे पास पड़ोस में आने जाने की इजाज़त ना थी और न रशीद कहीं घुमाने फिराने ले जाता था। ऐसे हालात में भला एक 14-15 बरस की लड़की का दिल कैसे लगता। वो परेशान और गमज़दा रहने लगी। जब वो शौहर से कहती मुझे गांव जाना है तो वो इसको डांट कर चुप करा देता। तभी घुट घुट कर आधी रह गई थी। अब उसका एक मशगला था। जब शौहर ड्यूटी पर चला जाता और सास घर के काम काज में मसरूफ़ होती, वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर गली में झांकती रहती और वहाँ से गुजरने वालों को बेमकसद तकती रहती। इस तरह गली की चहल पहल से उसको खुद अपने ज़िंदा होने का एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन वो सहन की झाड़ू लगा रही थी। उसने एक शख्स को सुना, बंदर की डोर हाथ में थामे डुगडुगी बजाता जा रहा था। दौड़कर वो खिड़की की तरफ गई और बाहर झांकने लगी। जब वो मदारी नज़र आया, शहर बानो की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बंदर वाला कोई मदारी नहीं बल्कि इसका खालाजाद शेरू था। शेरू की नज़र भी शहर बानो पर पड़ गई। उसकी आंखों में चमक दर आई और वो उसकी खिड़की के सामने ही ज़मीन पर बैठ गया और डुगडुगी बजाने लगा। थोड़ी देर में मोहल्ले के बहुत से बच्चे उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और बंदर का तमाशा शुरू हो गया।
इस तमाशे में शहरबानो का दिल बलियों उछलने लगा और जब खेल खत्म हुआ, बच्चे इधर उधर हो गए, तो उसने कटोरा भर आटा खिड़की से बंदर वाले को थमा दिया। खैरात लेते हुए शेरू ने शहरबानो से कहा, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, देखो तुम्हारी खातिर मदारी बन गया हूँ। वो शशिद रह गई और उसके लबों से सिसकारी निकल गई। आंखों में तो आंसू थे, मगर दिल में खुशी की लहरें उठ रही थीं, जैसे मुद्दत बाद उसके दरवाजे पर कोई उसका अपना आ गया हो। शहरबानो ने कहा, तुमने मुझे कैसे तलाश कर लिया? वो बोला, इतना तो पता था कि तुम्हारा ठिकाना महकमे के किसी क्वार्टर में है, और महकमे का भी पता था, लेकिन घर का मालूम ना था। यकबारगी वो हैरत के समंदर से निकल आई, कहने लगी, शेरू, तेरा काम बंदर नचाना तो नहीं है, तो क्यों इस पेशे में आ गया है? ये बात अच्छी नहीं है। तेरी खातिर ये रूप इख्तियार किया है, अब मुझे नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं तो बस तेरी एक झलक देखने को दर दर का भिखारी हुआ हूँ। लेकिन अब रोज़ रोज़ इधर को मत आना शेरू। बचपन की बातें बचपन के साथ गईं। अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरे ससुर या रशीद को इल्म हो गया तो अच्छा ना होगा तेरे हक में और ना मेरे हक में। ठीक है शहरबानो, मैं ना आऊँगा, मगर तेरी खैरियत ज़रूर मालूम करूँगा। मेरी जगह जुगनू आएगा, तुझे जो कहना हो उसी को कह देना। शेरे का आना अच्छा था या बुरा, इस बात से कतई नज़र इसके आने के बाद से शहरबानो जैसे मुर्दा से ज़िंदा हो गई थी। बेशक इंतज़ार अज़ियतदा होता है, लेकिन कभी कभी ये ज़िंदगी की नवीद भी बन जाता है। अब वही उसके लिए जीने का सहारा बन गया। शहरबानो घर में किसी काम में मशगूल हुई, उसके कान गली की तरफ लगे होते। शायद कि वहाँ से आती डुगडुगी की आवाज़ उसकी रूह के सोए तारों को छेड़ दे। जब 15 दिन तक वो आवाज़ सुनाई न दी कि जिसका इंतज़ार था, शहरबानो उदास हो गई। सोचती थी कि क्यों उसने शेरू को गली में आने से मना किया। अब पछताने लगी कि दिल पर उदासी रोज़ बरोज़ बर्फ़ की सिलों की मानद गिरती जाती थी। इस बोझ से उसका दम घुटता जा रहा था। एक रोज़ फिर आवाज़ सुनाई दी। उसके दिल के तारों को छेड़ती हुई आवाज़ उसके लिए ज़िंदगी की नवीद बन गई। दौड़ती हुई खिड़की की तरफ गई और झट से बंद पट खोलकर सलाखों के इधर से गली में झांकने लगी। मदारी और डुगडुगी के करीब तर आ गए, लेकिन उसकी उम्मीद भरी नज़रों में उस वक्त मायूसी घर गई जब देखा डुगडुगी बजाने वाला और बंदर नचाने वाला शेरू नहीं बल्कि जुगनू था, उसका बचपन का दोस्त। कुछ सही वो भी तो उसके गांव से आया था, डूबते को तिनके का सहारा। उसने खिड़की का पट बजाया। जुगनू ठहर गया, खिड़की की जानिब देखा। शहरबानो बोली, जुगनू, आज तुम आए हो, क्या तुमने भी बंदर नचाना शुरू कर दिया है? हाँ मैंने भी, मगर सिर्फ तेरे शहर में, अपने यार शेरे की खातिर। तूने मना किया था ना उसको कि अब यहाँ मत आना, सो वो नहीं आया। मुझे भेज दिया है तेरी खैरियत का पूछने। अब बता शहरबानो, तू कैसी है? खुश है ना अपने घर में? इस सवाल पर शहरबानो चुप ही रही, मगर 2 आंसू टप टप उसकी आंखों से गिर पड़े। रोती क्यों है? जो पैगाम देना है दे दे, मैं शेरे को जाकर बता दूंगा। अगर वो नहीं आ सकता जुगनू, तू ही आ जाया कर बंदर का तमाशा दिखाने, मेरा जी बहल जाता है। जुगनू ने डुगडुगी बजाई और आने वाहद में इसके इर्द गिर्द गली के बच्चे जमा हो गए। कुछ देर तक बंदर का तमाशा होता रहा, फिर डुगडुगी की आवाज़ बंद हो गई, तमाशा ख़त्म हो गया और बच्चे बाले अपनी राह चले गए। अब हफ्ता 10 दिन बाद बाकायदगी से बंदर वाला आने लगा और तमाशा दिखाने लगा। जब जाने लगता, शहरबानो आटे का कटोरा बतौर खैरात उसको थमा देती, जिसको अपने झोले में डालकर बंदर वाला दुआएं देता और इन्हीं दुआओं में वो पैगाम भी शहरबानो तक पहुंचा देता जो इसको शेरे ने दिया होता। इस तरह ये मदारी खैरात के बहाने से दोनों के पैगामात उनको पहुंचाने लगा। इस बार जब जुगनू देर बाद आया तो शहरू इसके इंतज़ार में थक चुकी थी। उसने शिकवा किया कि इतने दिन बाद आए हो, मैं क्या करता? शेरू ने बात ही ऐसी कही थी कि अगर मैं तुझ तक के पैगाम पहुंचाता तो तू मुश्किल में पड़ जाती। अब भी उसने मजबूर करके मुझे तेरे पास भेजा है, वरना मेरे आने का कोई इरादा नहीं था। क्या पैगाम दिया है इसने? उसने कहा है कि अगर तुम जुमेरात की रात को शहरबानो को गांव ना लेकर आए तो मैं दरिया में छलांग लगाकर डूब जाऊंगा। वो अगर ऐसी धमकियां देकर मुझे यहाँ भेजेगा तो किसी दिन मुझे भी मरवा देगा और तुझे भी शहरबानो।
अब तू इसका इंतज़ार छोड़ दे, वो मरता है तो मर जाने दे, तू अपनी ज़िंदगी को अच्छा करके गुजार, इसी में तेरा ही नहीं हम सभी का भला है। शहरबानो मगर इस कैद खाने से ऊब चुकी थी। उसने कहा, वीरा देख, मरना तो हर किसी ने एक दिन है, मगर ये घुट घुट कर जीना तो मरने से भी बदतर है। तुझे नहीं खबर कि मैं यहाँ किस तकलीफ़ में हूँ। फिर खुशामद से बोली, मेरे भाई जुगनू, अगर मैं तेरे साथ निकल चलूँ तो फिर तू मुझे कहाँ ले जाएगा? गांव में तो मौत का डर है या फिर ज़मींदार का। मिज़ार पर ही ले चल। जुगनू ने कहा कि शेरू अलीपुर में तेरा इंतज़ार करेगा, पंजनंद के पास, फिर तुझे लेकर कराची चला जाएगा, अपने दोस्त के पास जो कारखाने में काम करता है। वो पहले तनसीखे निकाह कराएगा, फिर तेरा शेरू से निकाह कर देगा, क्योंकि उसका साला वकील है। तू इस दोस्त को जानता है? हाँ जानता हूँ, वो हमारे साथ वाले गांव का है, बहुत मुद्दत से कराची में है और उसने शादी भी वहाँ की है। क्या नाम है इसका? शेरू के इस दोस्त का नाम मंजूर है। तू भी जानती होगी, शेरा इसको मंजूरा कहा करता था। हाँ जानती हूँ, वो बोली। तो फिर तू मुझे वहाँ ले ही चल, मैं उम्र भर इन सलाखों के पीछे नहीं रह सकती। एक बेबस परिंदे की तरह इस कैद खाने में किसी दिन मर ही ना जाऊं। सोच ले, मैं फिर आऊँगा। सोच लिया है, परसों जुमेरात है, मैं बैग तैयार रखूँगी तो दोपहर के फ़ौरन बाद आ जाना। इस वक्त मेरी सास खाना खाकर सो जाती है और रशीद रात को घर आता है। वादा कर, तू आएगा ना? आ जाऊँगा, जुगनू ने कहा और अपनी राह हो लिया। इस जुमेरात जुगनू ना आया। शहरबानो राह देखते देखते थक गई। अगली जुमेरात दोपहर के बाद जब सास सो गई, कपड़ों की पोटली में चांदी के जेवर छुपाकर वो घर से निकली। गली के नुक्कड़ पर यक्के वाला खड़ा था। कहने लगी, लारी अड्डा यहाँ से कितनी दूर है? वो बोला, तुमने वहाँ किसके पास जाना है? अपने भाई के पास। तुम्हारा भाई क्या लारी अड्डे पर मुलाजिम है? नहीं, वो बंदर का तमाशा दिखाता है। क्या नाम है उसका? यक्के वाले ने पूछा। कहने लगी, उसका नाम जुगनू है। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, कई बार मेरे यक्के पर सवारी कर चुका है। गांव से आता है। वो आज सुबह भी मैंने उसको लारी से उतरते देखा था। अच्छा, तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? हाँ, यक्के पर बैठ जाओ, वहाँ सराय से पता कर लेंगे, उधर ही ठहरता है, खाना भी सराय की जगह से खाता है। बगैर सोचे समझे ये बेवकूफ़ लड़की यक्के पर चढ़ बैठी। लारी अड्डे पर यक्के वाले ने यक्का रोका और वो उतर कर सराय चली गई। उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। जुगनू वहाँ अपने बंदर समेत चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था। मदारी भाई, तुम्हारी सवारी आई है मेरे यक्के में, तुमसे मुलाकात करनी है। अच्छा, नवाले को प्लेट में उसने वापस रख दिया। कौन है? तुमको अपना भाई बताती है। जहाँ महकमा नहर के क्वार्टर हैं, वहाँ बड़ी सड़क के किनारे से मेरे यक्के में बैठी थी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। जुगनू ने खाना वहाँ छोड़ा और अपने गले में पड़े रुमाल के कोने से हाथ पहुँचता वो सराय से बाहर निकल आया। यक्के वाले के पीछे चलने लगा। दूर से जुगनू को आता देखकर शहरबानो यक्के से उतर आई। कहने लगी, कितना इंतज़ार किया है जुगनू भाई, आखिर तुम क्यों ना आए? मैं हर जुमेरात को आता हूँ, नहीं आऊँगा तो शेरा मुझे कत्ल ना कर देगा। लेकिन तेरी गली में नहीं आता, क्योंकि नहीं चाहता कि तू इस तरह घर से भागे। मेरी मान, तू घर से मत निकल, इसमें तुम दोनों के लिए बड़ी मुसीबत है। मेरी बहन शेरा तो मेरी बात समझता नहीं, तू ही समझ ले। मैं नहीं समझूंगी, अगर समझूंगी तो भी मर जाऊंगी। यक्के वाला कुछ दूर खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि ये सवारियाँ शायद दोबारा उसके यक्के में सवार हों तो उसकी दिहाड़ी बन जाए। कुछ देर की तकरार के बाद बिलाखिर फैसला हो गया। जुगनू ने कहा कि मैं यक्के वाले से कहता हूँ कि वो तुझको साथ वाले गांव ले जाए और मैं पीछे आता हूँ। अगर हम साथ यहाँ से निकले और किसी ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। मैंने बंदर को भी गांव में अपने एक दोस्त के पास छोड़ना है। वो बोली, ठीक है। बेफिक्र होकर शहरबानो यक्के पर सवार हो गई। जुगनू ने तमाम अहवाल यक्के वाले को समझा दिए कि कहाँ खातून को पहुँचाना है। यक्के वाला खातून लेकर चला गया और जुगनू अपने बंदर समेत सराय के करीब मोटरसाइकिल स्टैंड पर पहुंचा। किराए पर मोटरसाइकिल ली और गांव की तरफ रवाना हुआ। घंटा भर यक्के वाले ने एक जगह मोड़ से दूसरा रास्ता ले लिया। शहरबानो को पता न चला कि उसने रास्ता बदल लिया है। वो यही समझी कि कोचवान उसको सही मकाम पर जुगनू के बताए हुए गांव लिए जा रहा है। आधे घंटे का रास्ता था, लेकिन इसने लगा दिया तो शहरबानो के कान खड़े हो गए। पूछा, कोचवान भाई, अब और कितनी दूर है वो गांव? वो बोला, बस आया ही चाहता है।
कच्चे रास्ते से तो जल्दी पहुंच जाते, मगर रास्ता ख़राब था, इसलिए पक्की सड़क से लाया हूँ। वो देखो सामने उतराई है ना, बस वहाँ जाना है। शहर बानो ने अपने गांव से साथ वाले गांव कभी नहीं देखा था। वो खामोश हो रही। यक्के वाला उसको बहावलपुर के नज़दीक एक इलाके में ले गया, जहाँ खेतों के दरमियान एक शानदार हवेली बनी हुई थी। चोबी गेट के पास यक्के को रोक कर कहा, यहीं उतर जाओ। वो उतर गई। कोचवान ने गेट पर खड़े दरबान से कहा, साहब ने कुछ दिनों पहले एक काम मेरे ज़िम्मे लगाया था, ये बीबी आ गई हैं, इसको अंदर ले जाओ। दरबान शहरबानों को अंदर ले गया, जहाँ एक मुलाजमा ने उसका स्वागत किया। मुलाजमा को दरबान एक तरफ ले गया और सारी बात समझाई। वो औरत शहरबानों को घर की मालका के पास ले गई, जो बीमार थी और उसको एक देखभाल करने वाली औरत की अशद ज़रूरत थी। शहरबानों के साथ वो अधेड़ उम्र खातून खाना बहुत मेहरबानी के साथ पेश आई। मुलाजमा से खाना लाने को कहा और बोली, इसको कमरा दिखा दो जहाँ उसने क़याम करना है। कुछ दिन तो इंतज़ार करती रही कि जुगनू आएगा या फिर शेरा आएगा। उन्होंने किसी साहिबे हैसियत के पास इसको तभी छुपाया है ताकि उनका पीछा ना किया जाए। 15 दिन गुजर गए पर वो ना आए। अलबत्ता मुलाजमा ने उसको इसकी ड्यूटी समझा दी कि मालकन बीमार है, तुमने उनकी देखभाल करनी है। शहरबानो सब्र और खामोशी से अपनी ड्यूटी निभाती रही। मालिक को उसने बस एक बार देखा था, जिसने बग़ैर कलाम किए उसे लम्हे को आकर देखा और दोबारा वो शहरबानों के सामने ना आया। एक माह गुजर गया। उसने मुलाजमा से पूछा कि अभी तक शेर अली और जुगनू नहीं आए, क्या बात है और कब तक उसको यहाँ रहना होगा? ये तो मालिक को खबर, हमारी जुर्रत नहीं है कि मालिक साहब से कुछ पूछें। तुम आराम से रह रही हो, तुमको यहाँ कोई तकलीफ़ भी नहीं है। जिसने जब आना होगा आ जाएंगे। शहरबानों ने इस अरसे में 6 माह गुजार दिए और वो ना आए। अब इसको यकीन हो गया कि कोई पुलिस का संगीन मामला हो गया है, जो शेरा जाहिर नहीं हुआ है। वो परेशान रहने लगी। बिलाखिर मुलाजमा ने एक रोज़ इसको बता दिया कि ज़िम्मेदारनी को अपनी खिदमत के लिए एक बांदी की ज़रूरत थी। मलिक साहब ने यक्के वाले के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि कोई मुसीबत ज़दा लावारिस या पनाह की तलाश में औरत मिले तो दे जाना। यक्का वाला तुमको मलिक साहब के सपुर्द करके अपना इनाम ले गया है। यूँ समझो कि उन्होंने तुमको ख़रीद लिया है। मगर हमारा मलिक साहब शरीफ आदमी है। इस कोठी के अंदर तुम्हारी इज्जत को कोई ख़तरा नहीं है। तुम खुशकिस्मत हो कि अच्छे लोगों की पनाह में आ गई हो, वरना घर से निकली लड़कियों की इज्जत को ज़बाना ख़राब कर डालता है। 1 साल बाद बीमार ज़िम्मेदारनी अपने खालिक से जा मिली। कुछ दिन घर में सोग रहा। मलिक साहब के दोनों लड़के शहर में पढ़ रहे थे और बेटियां ब्याह दी गई थीं। अब वो अकेले रह गए थे। उम्र बड़ी होकर छोटी तन्हाई का सांप हर किसी को डसता है। एक दिन वो घर आए तो देखा कि शहरबानो नहाकर धूप में बैठी बाल सुखा रही थी। उसका चेहरा चांद की मानित चमक रहा था और वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। पहली बार ज़िम्मेदार की इस पर नज़र ठहरी तो इसको किसी और जाविये से देखा और फिर उसके साथ निकाह की ठान ली। वो बांदी थी और वो मालिक। उन्होंने समझा बुझाकर उसके साथ निकाह कर लिया। उम्र में ज़रूर बड़े थे, मगर उन्होंने शहरबानों को वो सब कुछ दिया जिसकी ख्वाहिश को इज़्ज़तदार औरत कर सकती है। रफ्ता रफ्ता शहरबानों के दिल ने भी इस बड़ी उम्र वाले शौहर को कबूल कर लिया। बीवी बन जाने के बाद तहफ़्फ़ुज़ और आराम मिला तो शहरबानों ने माजी भुलाकर सुख का सांस लिया कि अब इसको अकल आ गई थी। इसके बाद सारी ज़िंदगी मलिक साहब के घर आराम से रही। अल्लाह ने 2 बेटे और 2 बेटियां दे दी और इसने भी दिल को लगाकर ज़िंदगी को सब आसाइशों के साथ गुजार लिया। औलाद में घिर कर माजी को भूल गई। जब तक मलिक साहब ज़िंदा रहे शहरबानों को कोई तकलीफ़ ना होने दी। उनके फौत हो जाने के बाद अपने बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने आराम में कमी ना होने दी। गर्ज़ के अल्लाह ने किस्मत अच्छी लिख दी थी कि सदमात मिले फिर भी सुकून की ज़िंदगी जीने को मिल गई, वरना शहरबानों जैसी नादान लड़कियों का अंजाम गांव वालों के हाथों जो होता है वो सारा ज़माना जानता है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।